Hello everyone, I am your host Charles Sanju and you are watching Quarantine with Charles Sanju। आज के जो मेरे ज़बरदस्त गेस्ट हैं उनका नाम है गौहर शरीफ और वो मुझे आज दुबई से ज्वाइन करेंगे। उनसे मैं बात करूँगा कोरोना फियर के ऊपर और सेकेंडली उनसे मैं ये पूछूँगा कि क्यों लोग डरते हैं, फोबिया क्या होता है और ये सारा कुछ ये जानेंगे उनसे। उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है, अब मैं उनके साथ लाइव जाने लगा हूँ। सो हियर आई गो। 5 4 3 2 1। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू यू। कैसे हैं आप? सर इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। माय प्लेजर टू। और आपने टाइम निकाला ज़बरदस्त टाइम निकाला, एक तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। रीज़न ये थी सर आपको शो पे लाने की कि आपको पता है करंट सिचुएशन क्या चल रही है और पिछले 4 महीने से हम लोग पेंडेमिक में हैं और हम लोग अपने घरों के अंदर हैं और दिन ये कोरोना की वजह से। तो आई रियली वांट यू टू डिस्कस ऑन कोरोना फियर और एंजाइटी, ये है क्या? तो आई रियली वांट टू नो। इससे पहले मैं एक चीज़ कर लूँ, मैं व्यूवर्स को बता दूँ। व्यूवर्स, आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है ना, तो नीचे जो क्वेश्चन मार्क बना रहा है प्लीज़ आप उसके थ्रू मेरे से सवाल पूछिएगा। फिर एंड ऑफ द शो मैं सर से आपके सारे सवाल पूछूंगा। राइट, थैंक यू सो मच सर। लेट्स डू दिस। कोरोना फियर है क्या, पहले तो ये बताएं। अच्छा जी, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं और जो बाद में ज्वाइन करेंगे। टू ऑल ऑफ यू, कोरोना जो फियर है ये बहुत रियल है। शुरू में दुनिया में और दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी यूएसए की है, उनको खुद भी नहीं पता चला कि इसकी सेवेरिटी क्या है और इसका साइज क्या है। इसीलिए शुरू में उसको लोगों ने, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ स्टेट्स ने, इसको एज अ फ्लू जो होता है सर्दियों में, उसको कॉमन फ्लू के तौर पे इसको कोई इसको सिग्निफिकेंस नहीं दी और इसको बड़ा ही माइन्यूटली वो कोई चीज जैसे है और आई है और खत्म हो जाएगी, सीजनल फ्लू के तौर पे लिया। लेकिन जब चाइना में और उसके बाद फिर इटली में डेथ्स होनी शुरू हुई और जिस तरह लोग मर रहे थे, जिस स्पीड के साथ लोग हॉस्पिटल्स जा रहे थे, जिस तरह से लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, तो उसके कुछ अरसे के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि ये एक पेंडेमिक है, ये एक ग्लोबल लेवल पे एक सीरियस इशू है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अच्छा, शुरू में तो शायद लोगों को ये नहीं पता था कि ये इफेक्ट कैसे होता है, इन्फेक्ट लोग कैसे करते हैं, फिर ट्रांसमिट कैसे होता है, कैरियर्स कैसे बनते हैं। और बहुत सारे लोग जिनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, जिनको एसिम्टोमेटिक कहा जाता है, वो कैरियर्स थे। तकरीबन 45% जो स्प्रेड हुआ वो उन लोगों की वजह से हुआ जिनके कोई विजिबल साइंस नहीं थे। ना उनको बुखार था, ना उनका गला खराब था, थ्रोट की इन्फेक्शन नहीं थी, ना उनको खांसी थी, ना उनको कोई फटीग था, ना हेडेक थी। तो लोग ये समझते रहे कि ये बिल्कुल ठीक है। ओकेजनल कभी कभी उनको वो हेडेक होती थी या ओकेजनल बॉडी एक्स थी या कभी कभी टेम्परेचर ऊपर जाता था। कुछ अरसे के बाद WHO ने और CDC ने अपनी गाइडलाइंस निकालनी शुरू की कि दीज आर द गाइडलाइंस, इनको फॉलो करें, इनको देखें। उसमें क्या था? हैंड वॉशिंग, उसमें क्या था? मास्क पहने, अच्छा, और सोशल डिस्टेंसिंग करें। लोगों ने उसका मजाक बनाया कि यार ये कैसा पेंडेमिक है जो हाथ धोने से चला जाएगा, ये किस किस्म का पेंडेमिक है जो कि हाथ सिर्फ आप साबुन से धो लें तो चला जाएगा या आप मुंह पे रुमाल रख लें। लोगों ने उसके मुख्तलिफ जोक्स बनाए और वो पूरी दुनिया में, सिर्फ उसमें पाकिस्तान ही आगे नहीं था, आमतौर पे पाकिस्तानी ऐसे कामों में बहुत आगे आगे होते, लेकिन पूरी दुनिया में इसका मजाक बना। और अभी तक इनफैक्ट अमेरिका में 50% से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि ये पेंडेमिक नहीं है, ये होक्स है और ये जो है इतना सीरियस नहीं है जितना लोग समझते हैं। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है
कि अमेरिका में रिसेंट वीक में पिछले 1-2 हफ्ते में वहां पे कोविड-19 पार्टीज हुई और वहां पे लोग आए और उन्होंने आके वहां पे गेट टुगेदर्स किए और देखा कौन पहले इन्फेक्ट होगा कोविड-19 से। उनका ये ख्याल था बेस्ड अपॉन आवर अर्लियर इंफॉर्मेशन जो हमें मिली थी कि यंग लोगों को कोविड-19 नहीं होता। उनका ख्याल था एक्सपीरियंस को देखते हुए, इटली का देखते हुए, कि शायद ये 60+ लोगों को होता है या उन लोगों को होता है जिनकी ऑलरेडी कोई हार्ट की कंडीशन होती है या लंग्स के कोई इश्यू होते हैं, लिवर के, वाइटल ऑर्गन्स जिनके कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, उनको शायद ये ज्यादा इफेक्ट करता है और उन्हीं की मोर्टेलिटी भी होती है, डेथ रेट भी उन्हीं में ज्यादा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता ये चला कि हर एज ब्रैकेट में इवन यंग बच्चे जो चंद माह के हैं, चंद दिन के हैं, वो भी इफेक्ट हो जाते हैं कोविड से। और इसके बहुत सिंपल जो हैं बचाव के तरीके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, पहले इटली में देखा, फिर उसके बाद यूएई में देखा। सिंपली आपने क्या करना है, जो शख्स कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट, स्वैब टेस्ट, नेजल टेस्ट से वो पॉजिटिव आए उसका टेस्ट, तो उसको आइसोलेट कर दें, उसके घर में कोई चीज और कोई इस्तेमाल ना करें, उसका रूम अलग कर दें, उसके खाने पीने के बर्तन हर चीज अलग कर दें और कोशिश करें कि उसको कोई फिजिकली टच ना करे, उसकी चीज को कोई हाथ ना लगाए, उसके यूज करने वाली किसी चीज को, खा वो बेड है, ब्लैंकेट है, टॉवल है, कोई भी चीज, वॉशरूम से लेके हर चीज, तो उसको आइसोलेट करना है, बिल्कुल आपने बंद करना है। अच्छा, 14 डेज तक ये करेंगे तो वो शख्स का जो है वो स्प्रेड नहीं होगा किसी और शख्स को। बाय द टाइम 10 to 12 डेज होंगे तो बहुत उसमें सिम्टम्स कम हो चुके होंगे, मोस्टली रिकवर हो चुके होते हैं और 14 डेज में बिल्कुल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों से इत्तेफाक हुआ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ आपसे एक सवाल करूंगा। फॉर इंस्टेंस मेरे किसी दोस्त को कोरोना हुआ है, राइट, वो मेरी तरफ आया या मैं उसकी तरफ गया हूँ, राइट, अब हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, बट मैंने एसओपीज को फॉलो किया हुआ है, मैंने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, बट हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन अगर कोई वो घर में कोई हम चाय पी रहे हैं, बट मेरा कप सेपरेट है, उसका सेपरेट है, और मैं चाय पी के चला जाता हूँ उसके घर से, तो डू यू थिंक कि अगर हम सोशली डिस्टेंस पे बैठ के कोरोना पेशेंट के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या ये चीज सही है कि ये गलत है, या इससे भी लग सकता है? जी बिल्कुल, इससे इन्फेक्शन फैल सकती है, क्योंकि देखें जब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो मास्क नहीं पहना हुआ आपने। अगर तो मास्क पहना हुआ है और आप 2 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस के ऊपर हैं, फिर चांसेस हैं कि आप बच जाएंगे। 100% श्योरिटी उसमें भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत एक्साइटेड होके कोई किस्से कहानियां कर रहे हैं, कोई कह के लगा रहे हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो जो आपके मुंह से जो सलाइवा निकलता है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं 2 मीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये नहीं पता कि उसके घर के अंदर टेबल पे किसका हाथ लगा हुआ है, किसने वहां पे सोफे पे हाथ लगाया हुआ है, डोर नॉब आपने डोर को हाथ लगाया, आपने कितनी चीजों को अंदर जाके हाथ लगाया, फिर उसके बाद आपने अपने मुंह पे भी हाथ लगा लिया, आपने बाल सेट किए, या कुछ लोगों को आदत होती है अपने चेहरे पे ऐसे उंगलियों से टच कर लेते हैं, फेस पे या आईज के नीचे, या ऐसे कुछ नोज को टच कर लेते हैं। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको इन्फेक्ट कर सकती हैं जब आईज, नोज और लिप्स ये आपके इन कांटेक्ट आ गए किसी भी कंटेमिनेटेड मटेरियल से, उंगलियों से, चीजों से, तो वो फिर स्प्रेड हो जाएगा। राइट, अंडरस्टूड। सर मुझे यहाँ बताइएगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे यहाँ बताइएगा, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ और मैं वो इतने आसान तरीके से समझना चाहता हूँ कि जितने जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये बातें समझ आए। सर जहाँ तक एक मेजॉरिटी लोगों को कोरोना हुआ है, ठीक है, बट डू यू थिंक कि कोरोना होना तो ठीक है,
बट लोग जो हैं उसके फियर की वजह से ज्यादा उसको अपने आप पे हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ रेशो में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, या वो सवेयर अटैक हो जाता है। पार्डन मी अगर मैं गलत हूँ, मुझे जरूर करेक्ट करिएगा, बट ये मुझे लगता है ऐसे कि शायद ऐसा होता हो। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोरोना से ज्यादा कोरोना का डर जो है वो हार्मफुल है। राइट। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आप किस स्टेट में, फियर की स्टेट में। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और सारा वक्त सोचते रहते हैं तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, उसको वीक कर देती हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर वो कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है और वो एक जंग करने की सलाहियत रखता है। जो भी उसमें फौरन इन्वेडर आता है, समझे बाहर से कोई चीज आई, वायरस आया, तो अंदर से ही उन्होंने दिफा किया, जब आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज हैं और आपकी बॉडी में वो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है सही आपका। अच्छा, इम्यून सिस्टम को मैंने इधर चूंकि वो लोगों को देखा, उनको इंटरव्यू किया, उनको मैंने उनकी डाइट चार्ट वगैरह स्टडी किए। बड़ा सिंपल है, आप सुबह एक ऑरेंज, एक एप्पल डेली डाइट में, 5 खजूरें, और अगर खा सकते हैं तो एक मुट्ठी बादाम, उसके अंदर अखरोट और काजू। एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं, वो बहुत है, काफी है। बट सर मैं लेकिन यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहूँ। सर देखिए, ये जो आप मुझे बात बता रहे हैं ना, ये अमीरों के शौक हैं। सही है, अमीर लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं चीजें जो आप मुझे बता रहे हैं। मुझे पता तो था कि ये आप कमेंट करेंगे। है ना? तो आई रियली वांट टू नो सर, देखिए हम हर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, सही है। जी जी। मैं चाहता हूँ कि ये इतनी आसान हो जाए कि हर कोई बंदा सबसे आसान तरीके से उससे रिकवर कर ले विदाउट गेटिंग वरीड कि मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो कलौंजी है, काले रंग की जो कलौंजी है, जिसको ब्लैक सीड भी कहते हैं, वो हर जगह से मिल जाती है। पाकिस्तान में हर जगह से आपको, हर सुपर स्टोर से मिल जाएगी कलौंजी, पैकेट्स में हर जगह से आपको मिल जाएगी। वो ले आए घर में, और एक चुटकी ऐसे जैसे हाथ में पकड़ के चुटकी 2 उंगलियों में, वो आपने डालनी है बॉइलिंग वाटर में, और वो आपने मग एक रोज पीना है, बस। ठीक है, वो काफी है। या आप उसमें शहद डाल लें और उसके साथ पी लें, या बगैर शहद के पी लें वो कलौंजी। लोग कहते हैं सना मक्की, लेकिन सना मक्की के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सना मक्की का ये है कि अगेन उसका भी इतना, एक चुटकी में जितने कोई पत्ते आ जाएं, 4-5 पत्ते, उसको उबाल लें अच्छे तरीके से 10 मिनट, और उसके बाद आप उसका जो वो जूस है या वो जो कावा बन गया वो पी लें। लेकिन हफ्ते में एक दफा भी पी लें, वो 1 मग तो बहुत है। और ये आपने रेगुलर नहीं शुरू कर देना कि हर हफ्ते पीते ही चले जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को इफेक्ट करता है, उनके कुछ वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते उसको, वो लैक्सेटिव है बेसिकली, और कुछ लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है बहुत ज्यादा, जिनका वीक स्टमक। सर यहाँ ना एक कंफ्यूजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई चीज आती है ना, ये तो पेंडेमिक आ गया ना, तो हर कोई वो, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, दादी अम्मा के टोटके, नानी के टोटके, फुप्पो के टोटके, पीर साहब के टोटके, वो उसके टोटके, इसके टोटके, सही है सर, वो सारे कंबाइन हो जाते हैं। देन सोशल मीडिया जो है आपका, सोशल मीडिया उसको हाइप देता है डिफरेंट पोस्ट की सूरत में कि आप सना मक्खी पी लें, आप ये कर लें, आप विटामिन ले लें। तो सर पॉइंट ये कि बंदा जो है वो फिर किस तरफ जाए? देखें, ये तो बड़ा सिंपल है। ये जो आपको बताया कलौंजी का, ये महंगा भी नहीं है, ये नुस्खा ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। मतलब एक चुटकी आपने कलौंजी का कावा पीना है रोज। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इससे कोई मतलब कि आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई स्टमक नहीं अपसेट होगा, कुछ भी। दूसरी चीज ये है कि आप रोज रात को सोने से पहले सूरह रहमान की तिलावत सुन के सोएं। कुछ घरों में रिवाज होता है अर्ली मॉर्निंग वहां पे लगा देते हैं सूरह रहमान, कुछ लोग उसको रात को लगाते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको कोरोना नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को सैडनेस है, किसी को डिप्रेशन है,
अच्छा, मैं सैडनेस और डिप्रेशन पे अभी मैं आऊंगा, क्योंकि बहुत वो एक वसी टॉपिक है जो हमने बात करनी है स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर, ठीक है। राइट। जिनको ये प्रॉब्लम है सैडनेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, वो दिन में 3 दफा सुनेंगे, लेकिन सुन्नी जो है वो किरत सिर्फ और सिर्फ अब्दुल बासित, कारी अब्दुल बासित, इजिप्ट वाले, वो अब फौत हो गए, पाकिस्तान भी आए थे 1974 में जब जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको बुलाया था, तो वो इमाम मस्जिद से वो उन्होंने इमामत की थी यहाँ पे बादशाही मस्जिद में। तो वो उनकी किरत में वो एक खास तासीर है जो कि 432 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वो होती है। और वो टेस्ट हुए हैं ऑडियोमेट्री यूरोप में और अमेरिका में कि वो सबसे सूदिंग होती है, और वो इसलिए कि वो एक वाइब्रेशनल थेरेपी उससे मिलती है वाइटल ऑर्गन्स को। और ये जो बात है ये टेस्टेड है, ये ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है। डॉक्टर इसको यूज कर रहे हैं, और जो डॉक्टर सबसे ज्यादा जिन्होंने इसको वो मतलब के राइज करने में पेश थे, वो डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने तकरीबन 18-20 साल पहले ये राइज किया था। वहाँ पे वार्ड्स में पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे सुबह दोपहर शाम इसकी तिलावत होती रहती है। और यही चीज जो इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है, उसके भी कार्डियोलॉजी वार्ड में, वो मैं भूल गया उनका खातून का, लेडी डॉक्टर का नाम, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वहीं पे, और वो वहाँ पे भी यही सिलसिला है। राइट सर, मैं यहाँ आपसे सर मैं सवाल करना चाहूंगा, हाउ डू यू एक्सप्लेन फियर एंड फोबिया? देखें, फोबिया जो है, फियर रियल हो सकता है, ठीक है। फियर अगेन इसकी भी लोग कहते हैं कि जी फॉल्स एक्सपेक्टेशन अपीयरिंग रियल, उसको लोगों ने दिए हुए नाम, उसके एक्रोनिम बनाए हुए FEAR, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपीयरिंग रियल। फोबिया देखें किसी भी चीज का हो सकता है। कुछ लोगों को फोबिया होता है हाइट का, कुछ लोगों को फोबिया होता है वाटर का, कुछ लोगों को फोबिया होता है मुख्तलिफ किस्म के लिजर्ड का फोबिया होना, और इस किस्म के फोबिया किसी को वो जो है स्नेक का। अब स्नेक जो है ना, ये फोबिया नहीं है, ये रियल है, ये फियर है, ये थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है ये, ठीक है। अच्छा, अब जो हम बात आज करना चाह रहे हैं ना, वो हम बात करना चाह रहे हैं कि एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, ठीक है जी। हम उस पे आते हैं। देखें, फोबियाज पे हम जाएंगे तो फिर आगे बहुत सारी किस्में निकल आएंगी कि वो, ठीक है। अच्छा, कोविड से रिलेटेड हम बात करेंगे। देखें, हर इंसान को जो थोड़ी सी भी अकल समझ रखता है वो स्ट्रेस्ड आउट है आजकल। पाकिस्तान में जो लास्ट सर्वे हुआ था वो 2017 में हुआ था, और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो डिप्रेशन थी वो लाहौर में 55% थी, क्वेटा में 45% थी, और 35% कराची में थी। और उसके बाद से ये बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। उसकी एक तो वजह ये है कि पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, ठीक है, और जो हैं वो बेचारे अपनी मेहनत करते हैं काफी, लेकिन लोग उनके पास जाते ही कोई नहीं है। जाते उस वक्त हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है, ठीक है। फिर कुछ लोग डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। और हमारी कोई 50% आबादी चूंकि उन शहरों या गांव में रहती है जहां पे साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो वो किन के पास जाते हैं? पीर साहब के पास जाते हैं, किसी के डेरे पे जाते हैं, राइट। अक्सर लोग जिन निकलवाते हैं कि जिन इसको चिमड़ गया। तो बात ये है कि जो स्ट्रेस है ये जब प्रोलॉन्ग करता है, क्रॉनिक होता है, तो इट लीड्स टू सैडनेस, इट लीड्स टू डिप्रेशन। व्हेन यू आर रियली डिप्रेस्ड, फिर आपका उठने को, किसी से बात करने को, कपड़े चेंज करने को, खाना खाने को, बाहर जाने को, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, राइट। ये डिप्रेशन की अलामात हैं। उसमें बहुत सारी और भी अलामात हैं। अच्छा, अब उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम उसके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो कोविड से रिलेटेड चीजें हैं जिनकी वजह से लोग एंजाइटी का शिकार हैं आजकल, उनके लिए हम बात करते हैं पहले।
देखिए हर एक इस वक्त अनसर्टेन है। अनसर्टेन इसलिए है कि यार कब खत्म होगा, पहली तो ये है कि इसकी वही नहीं पता, अनसर्टेनिटी ये है सबसे बड़ी। दूसरा लोगों को ये है कि जब यार हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आ गई उसके अंदर। तीसरी चीज ये है कि हस्बैंड और वाइफ को 24 घंटे इकट्ठे रहने की आदत नहीं होती। उनको आदत है कि सुबह खाविंद ऑफिस चला गया या बेगम साहिबा भी ऑफिस चली गई, तो वो शाम को 5 बजे मुलाकात हुई, दोनों थके हारे आए, लंच वो लंच किया, किसी ने डिनर किया, कोई बाहर निकल गया, ड्राइव पे चला गया, कोई शॉपिंग के लिए चला गया, छोटी मोटी, आए थके हारे, घूम फिर के एंजॉय करके जैसे भी, और फिर उसके बाद वो सो गए। अच्छा, अब वो जो फेस टाइम है ना वो 24 घंटे हो गया। जो पहले फेस टाइम 12 घंटे था, अब वो 24 घंटे हो गया। और 24 घंटे में अब वो क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्टिव नहीं है। उसमें जो साहब हैं वो नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हैं सोफे पे लेट के, ठीक है, या वो कंप्यूटर पे बैठे चैट किए जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके ये नेक के मसल्स, आपके ये शोल्डर के मसल्स, आपके ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड से लेके इवन रिस्ट तक, ये सारी चीजें स्ट्रेस्ड हैं। और उसकी वजह से आपको बॉडी एक्स शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एक ही पोजीशन में बैठे हैं, कीबोर्ड पे बैठे हैं, टाइप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। ऑफिस में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं नॉर्मली, जहां आप काम कर रहे होते हैं, यहाँ बिजनेस होता है, वहां पे भी कोई आ गया, कोई चला गया, किसी के साथ उठ के चाय पी ली, किसी के साथ गप मार ली, फिर वापस आके अपनी सीट पे बैठ गए। तो जब घर में बैठे होते हैं या फिर आप लेटे हुए हैं अपने सोफे पे और आप मूवी देखे जा रहे हैं, अब बहुत ज्यादा देर तक आप लेट के उस पोजीशन में आप मूवी देखें जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे स्ट्रेस आ रहा हो, ठीक है, तो वो भी एक चीज आ गई कि आपके अब वो बैक एक्स शुरू हो गई, बैक एक्स हो गई। तीसरी चीज जो है वो उससे ज्यादा जो है सिवेरिटी में है, वो ये है कि आप बेतहाशा बेहिसाब खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसमें वो फिजी ड्रिंक्स भी हैं, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वो फ्राइड चीज़ें हैं, जिसमें हाई प्रोटीन चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली आप नहीं खाते। और खाते हैं तो आप शाम को जॉगिंग करने चले गए, वॉक पे चले गए, कोई जिम चला गया, ऑफिस के अंदर भी अगर 10 दफ़ा ऊपर नीचे गए आप फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो भी एक एक्सरसाइज है। अब आप बैठे हुए हैं घर में, मूवी देख रहे हैं, सामने कोक पी रहे हैं, कोक खत्म होती है तो आप कुछ और खा रहे हैं, कभी बर्गर, कभी शामी, कभी रोल्स, ये सारा दिन सिलसिला चल रहा है, फिर दोपहर का खाना भी है। अब ये सारी चीजें अक्यूमुलेट हो रही हैं। इस पेंडेमिक से निकलने के बाद बहुत सारे लोग या स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे या वो डायबिटीज का और इन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, बैक एक्स का, बॉडी एक्स का। उसकी वजह यह कि उन्होंने एहतियात नहीं की। अच्छा, अब ये चीजें बड़ी सिंपल हैं, लोगों से बात करो उनको, वो कहते हैं हमें पता है। पता होने में और करने में फर्क है। नोइंग एंड डूइंग दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे हर एक को पता है सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, फिर भी उसी में से सिगरेट निकालते हैं लोग, पहला सिगरेट पिया, फिर दूसरा पिया, वो 20 सिगरेट पीते हैं उसी डब्बी में से जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है स्मोकिंग किल्स। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, ये इनको अगर एडवाइस दी जाए तो वो उस पर अमल नहीं करते जब तक अपना नुकसान ना करा बैठे। ये कोई इनके अंदर कोई चीज है कि नोइंग और डूइंग में फर्क है। डूइंग का पार्ट तब आता है जब वो एक्सपीरियंस करते हैं, और बाय दैट टाइम वो ये होता है कि कोई ना कोई चीज शुरू होती है। अच्छा, एक और चीज जो इससे भी खतरनाक है वो ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। बच्चों का सारा वक्त आईपैड्स और आईफोन्स पे रहना, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स पे उनका गेम्स खेलना, फिर उनकी क्लासेस भी कंप्यूटर पे होती हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में बच्चे जो अर्ली एज में हैं और जो यंग एज में हैं उनका मायोपिक होने का खतरा है, जो कि फार साइटेडनेस इसको कहा जाता है। और वो जो है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो सारा वक्त ये स्क्रीन टाइम की वजह से वो छोटी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे। आज से तकरीबन कोई 40-50 साल पहले चाइना में जो मायोपिक परसेंटेज थी पॉपुलेशन में वो 10 to 20% थी। इस वक्त चाइना में वो 80 to 90% है।
क्योंकि वो सारा वक्त अपने स्मार्टफोन्स पे गेम्स खेलते रहते हैं, सारा वक्त चाइनीज जो है ना वो गेम्स खेलते रहते हैं, एप्स पे कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। ये एक चीज है। एक चीज इससे भी ऊपर की है और उसको कहते हैं कैबिन फीवर। ये सबसे जो है ऊपर की स्ट्रेस की एक लिमिट है, जिसमें आपके अंदर इरिटेबिलिटी आ जाती है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को डांट रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, या जो घर में बीवी बच्चों के साथ बर्ताव है या हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप है, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है इस कैबिन फीवर की वजह से, क्योंकि आप कन्फाइंड है एक एरिया में, ठीक है, और दूसरा आपको ये पता नहीं कि कितने अरसे तक ये चीज चलेगी, तो टाइम लिमिट भी नहीं है। तो ह्यूमन माइंड जो है ना वो रेस्टलेस फील करता है, बेबस फील करता है, हेल्पलेस फील करता है। और जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो उसके बाद जाके उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो अक्यूट मूड के स्विंग्स हैं, और उसकी वजह से सैडनेस है, उसकी वजह से एंग्जाइटी है, उसकी वजह से डिप्रेशन है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हो जाती हैं, लेकिन इन सारी चीजों से बचा भी जा सकता है। ठीक है। अगर हम ये सिर्फ कहेंगे जी ये हो जाती हैं, फिर इसका हल क्या? हल भी बड़े सिंपल है, लेकिन करना अपने रोजाना है, हर वक्त करना है। राइट। सुबह जब आप सो के उठें, कोशिश करेंगे जल्दी उठें, इफ पॉसिबल तो फजर के वक्त उठें, नमाज पढ़ें, और उसके बाद अभी सूरज निकल रहा हो तो आप कहीं पे बैठ जाएं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, टेरेस पे या घर के ड्राइववे में या घर के बाहर ही खड़े हो जाएं, जहां अर्ली मॉर्निंग सनराइज के वक्त जो वो है वो आप उसकी एनर्जी सोक करें सन की, ठीक है। वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो 1 घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्सरसाइज करें। अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो एंडोर्फिन्स आपको मिलेंगे, जो मूड एनहेंसिंग के लिए यूज होते हैं। 4 उनमें हार्मोन्स में से एक ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि दिन में आप कम से कम एक कॉमेडी मूवी देखें। ठीक है। ये ऐसे ही समझें जैसे कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है, मैं ये चीजें प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कॉमेडी मूवी भी वही इफेक्ट आप में लेके आएगी, वही एंडोर्फिन्स रिलीज करेगी अगर आप 1 घंटे तक उसको देखते रहे। आधे घंटे के बाद जो है आपका बोनस टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो 30 मिनट्स के बाद जितने भी मिनट्स हैं वो प्रोडक्टिव मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। वो आपके मसल टोनिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके कार्डियोज के लिए, हर चीज के लिए वो कारआमद होते हैं। इसी तरह से जब आप कोई कॉमेडी मूवी रोजाना देखेंगे उससे भी फर्क पड़ता है। अब मुझे उन साहब का नाम याद नहीं रहा, 1970s में या 80s में उनको डायग्नोज हुआ कैंसर। बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने कहा मर तो जाना ही है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे किस्म के होटल में, पता न्यूयॉर्क का शायद वाकया, वहां एक रूम बुक करा लिया 1 महीने के लिए, और सारा वक्त वो बैठ के कॉमेडीज मूवीज देखते रहते थे वो। ठीक है। और कोई महीने 2 के बाद जब उनके दोबारा टेस्ट हुए तो पता चला कि वो रिकवरी हो रही है उनकी, वो एक्सेलरेशन नहीं हो रही उनके। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा इसी जगह पे, आपके व्यूअर्स के लिए वो बड़ी हैरान कुन होगी बात, कि मेरे एक जानने वाली खातून थी, उनको लिम्फोसाइटिक लुकीमिया कैंसर डायग्नोज हुआ आज से 10-12 साल पहले। और उनके वाइट ब्लड सेल्स का जो उस वक्त जिस तरह से वो जा रहा था ग्राफ ऊपर, तो डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब की, ठीक है। और वो तकरीबन कोई 16,000 तक पहुंच गया, फिर 16 से 18 हो गया, 18 से 20,000 हो गया WBC काउंट जो था। अच्छा, वो बढ़ता जा रहा था। अच्छा, उन्होंने जब उनको ये डायग्नोज हुआ, जो हमारे जिस तरह से रिवाज है, उन्होंने अपने बेटियों को, बेटों को, लोगों को बुला लिया कि ये तुम ले लेना, ये मेरे मरने के बाद तुम ले लेना, ये तुम्हारा है। इस तरह से वो घर में, और हमारे घर में जो हमारे माहौल है हमारे मुल्क में, कि जब भी किसी के घर जाते हैं
किसी मरीज की इयादत करने, तो उधर जाके कोई अच्छी बात नहीं करते। ये कहते हैं आपको याद है वो आपका एक जो क्लास फेलो था या वो एक कजन था, हाँ जी क्या हुआ उसको, उसकी डेथ हो गई जी, अच्छा जी, अच्छा जी। वो अभी वो यही सुन रहा होता है कि फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं आपको याद है वो हमारी एक आंटी थी, हाँ जी वो भी बहुत हो गई। भाई आप किसी की इयादत करने गए हैं कि उनको और मजीद टैक्स करने गए हैं, स्ट्रेस आउट करने गए हैं, वो इस किस्म के वाकयात सारे सुनाएंगे जो उनकी बीमारी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। रिकवरी का कोई किस्सा नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा एनीवे, तो वो खातून को किसी दिन बैठे बैठे ये ख्याल आया कि मैंने मर तो जाना ही है। ठीक डॉक्टर्स है, ने कहा है कि जब ये 50,000 को हिट करेगा WBC तो मेरी ठीक है, कीमोथेरेपी शुरू हो जाएगी। अच्छा वो ठीक। पढ़ती भी बहुत थी, बुक्स वगैरह बहुत पढ़ती थी, शी वाज क्वाइट लर्नड एज वेल। तो उन्होंने बहुत बुक्स में पढ़ा भी अपनी बीमारी के मुतालिक ये वो। तो उन्होंने कहा अच्छा 50,000 पे मेरी वो शुरू हो जाएगी कीमोथेरेपी, तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा मेरा। तो उन्होंने कहा मेरी अभी जो है ये चंद महीने 6-8 महीने जब तक नहीं होता तो वाई शुडंट आई एंजॉय माई लाइफ। तो ठीक है, उन्होंने उस दिन से ये फैसला किया, ये लाहौर की स्टोरी है, लाहौर डिफेंस की। ठीक है। उन्होंने अपनी 2-3 बहनों को, उनके बच्चों को हर वीकेंड पे बुला लेना और 2-3 कार्स में भर के बच्चे और खवातीन उन्होंने चले जाना पैकेजेस मॉल, कभी मूवी देखने, कभी ठीक है। किधर कभी किधर। और वो बच्चे रात को 1-2 बजे सोए हुए आधे जागे हुए आते थे और वो सुबह फिर निकल जाते थे। पूरे 2-3 दिन वो फ्राइडे सैटरडे संडे यही होता था। ठीक है। आप यकीन करें कि उनके WBC का जो काउंट था वो उधर ही रुक गया जहां पे वाह। था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। एंड शी इज फॉर द लास्ट 8-9 ईयर्स उनके वही हैं, वो ऊपर गए ही नहीं। वाह। वो 22,000 या 24,000 जितने भी थे वो उतने ही हैं, क्योंकि उन्होंने तैयार कर लिया कि मर तो जाना ही है, तो क्यों ना एंजॉय करो। सारे वो चीजें खाती हैं, हर वो चीज, रेड़ी से लेके छाबे से लेके ढाबे से लेके, वो कोई चीज नहीं छोड़ती। पहले वो कहती थी मुझे फास्ट फूड, आई हेट फास्ट फूड, अब वो भी नहीं छोड़ती वो। कोई उनको चीज मिल जाए, वो कोई चीज ना खाने की छोड़ती है, जबरदस्त, ना जबरदस्त, पहनने की या करने की या घूमने की। शी इज एंजॉइंग जबरदस्त, लाइफ। ठीक जबरदस्त, है। जबरदस्त। तो देखें ये सारी चीजें जो है ना ये माइंड से हैं। राइट, इसको राइट, कहते हैं मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल एनाटॉमी और मेटाफिजिकल वेज ऑफ फीलिंग। वो राइट। ये कहते हैं बिहाइंड एवरी फिजिकल इलनेस देयर इज अ मेंटल कॉज। और ओह। चूंकि मेरी तो स्पेशलाइजेशन इसी में है, तो जी। कोई भी चीज है वो सोच सोच के आप बीमार पड़ जाते हैं। वो जो पंजाबी राइट। में कहते हैं ना सोची पिया बंदा गया, वो बदल गया। एक्चुअली सही है। क्योंकि यू ठीक है। डेवलप दैट, देन इट परसिस्ट, then it becomes a headache, then it becomes a राइट, migraine, it राइट, leads to sadness, it leads to राइट, depression, anything you can think of. राइट। सर मैं ना यहाँ ये टॉपिक्स तो हमारे हैं, फियर, फोबिया, एंजाइटी, वो बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रहा है। होपफुली व्यूवर्स को भी समझ आ रहा है। सर मैं थोड़ा सा मजीद भी बात करना चाहूँगा, मेरे पास कुछ और बातें भी आपसे करने की, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपसे जी जी एक और बात पे बात करना चाहता हूँ जी सर। प्लीज। वो है एंगर मैनेजमेंट पे, क्योंकि जी व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर जो इंसान अपने गुस्से पे काबू नहीं पाता तो वो हमेशा लोगों को खोता है, राइट। जैसे बिल्कुल मैंने सही। पर्सनली, अगर मेरी बात करें, अगर मैं 8 साल पहले की अपनी बात करूं या 9 साल पहले की बात करूं, तो मैं बड़ा हाइपर टेंशन वाला इंसान था, बड़ा हाइपर होता था। लेकिन मैंने डे बाय डे उस पर काम किया और तकरीबन मुझे 7-8 साल लगे उसको ओवरकम करते हुए। तो सर मुझे क्या, आई रियलाइज कि जो गुस्सा है ना, वो इनिशियली तो आप कर देते हो किसी के ऊपर, द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप तो आपको रियलाइज होता है कि वो जो मैंने गलत की है। बट वो क्या होता है, वो जो जिस पे गुस्सा क्यों होता है वो आपकी जिंदगी से चला जाता है। तो ऐसे सर मैं एग्जैक्टली। आई रियली वांट टू टॉक ऑन दिस कि सर एंगर मैनेजमेंट एक तो क्या है, और उस पे अगर आप क्विक बता दें कि उस पे ओवरकम कैसे किया जाए। देखें जो एंगर है ना ये एक आउटकम है, ठीक है। ये एक बिहेवियर का उस वक्त एक पर्टिकुलर आप समझ लें कि वो आपको मुजाहरा है, लेकिन इसके पीछे कोई रूट कॉज है। और रूट ठीक। कॉज वो नहीं है जो अभी 15 मिनट पहले हुआ।
ठीक है। सड़क के ऊपर ट्रैफिक जैम था या किसी मोटर बाइक वाले ने आपकी कार को स्क्रैच डाल दिया, ये नहीं है इशू। आम तौर पे जिन लोगों में मर्डरस रेज होता है, जिन लोगों का एंगर का सीरियस इशू होता है, वो उसके रूट्स जो हैं वो बहुत पीछे तक जाते हैं। और वो 0 to 7 ईयर्स में, 0 to 7 ईयर्स में जब इम्प्रिंट एज होती है उस वक्त में होता है। और जिस बच्चे को मार ज्यादा पड़ी होती है, पेरेंटिंग बहुत सख्त होती है, जिसको पनिशमेंट बहुत मिली होती है, जिसको बाथरूम में लॉक किया गया होता है, जिसको उसके बड़े भाई बहनों ने मारा पीटा होता है या उससे चीजें छीन ली होती हैं या उसकी चीजें लेके तोड़ दी होती हैं, कुछ स्कूल में बुलिंग हुई होती है, वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो अ ब्रोकन चाइल्ड इज अ ब्रोकन एडल्ट। ठीक है। उनका जो है वो शो करने का कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं बहुत बॉस हूँ बड़ा, आमतौर पे वो लोग बड़े इस किस्म के रूड और बहुत एग्रेसिव होते हैं। उनकी वजह ये होती है कि वो चूंकि वो इतने सप्रेस्ड लाइफ उन्होंने गुजारी होती है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में, और उसके बाद जो 7 to 14 जो मॉडलिंग एज होती है उसमें, कि उनकी लाइफ में जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो समझते हैं कि यही एक तरीका है डोमिनेट करने का, यही एक तरीका है अपनी बात मनवाने का। ऊंची आवाज में चीख के रूडली बात करो या गाली गलौज पे आ जाओ। हालांकि इंस्टेड ऑफ रेजिंग योर वॉइस यू शुड रेज द लेवल ऑफ द आर्गुमेंट। लॉजिक आप उस पे जाएं तो खुद ब खुद अगला जो है आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा। मेक सेंस। और इस सिलसिले में अगर आप कहें कि एक्सरसाइजेस क्या हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसको जब आपको गुस्सा आए तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप बैठ जाएं, बैठे हो तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो वॉक कर लें थोड़ी सी। आपने उस स्टेट में डिसीजन नहीं कोई लेना, आपने कोशिश करनी है उस वक्त बात भी नहीं करनी किसी से। अगर आपको पता है ये आपका सीरियस इशू है, एंगर मैनेजमेंट आपका वीक एरिया है, तो उस वक्त पानी पी लें, कमरे में हैं बाहर निकल जाएं, बाहर हैं कमरे में आ जाएं, वो स्टेट तोड़ दें, वो एनवायरनमेंट उसको ब्रेक कर दें, उसकी बाउंड्रीज। और कोशिश ये करें कि बैठ सकते हैं तो बैठ के आंखें बंद करके आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें, ठीक है, और रिलैक्स कर लें। ठीक है, इससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है बनिस्बत उसके कि आप उन्हीं लोगों के दरमियान खड़े हो, उसी जगह पे डिस्कशन हो रही हो, वहीं आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपके मुंह से लाजमी कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जो आप नेक्स्ट डे रिग्रेट करेंगे या हो सकता है घंटे बाद ही रिग्रेट करें। लेकिन वो फिर आप में वो नहीं, आपकी ईगो सामने आ जाती है, मैं जाके क्यों उसको अपोलोजाइज करूं, बात उसने शुरू की थी, झगड़ा उसने किया था। बात ये है कि जिंदगी जो है वो मिल के गुजारने का नाम है, अलग अलग तो कोई भी रह सकता है। फिर उसके लिए आपको फैमिली बनाने की या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाने की या कोलीग्स में को वर्किंग की टीम्स में काम करने की जरूरत नहीं है। हमेशा व्हेन यू वर्क इन एनवायरनमेंट टीम्स के साथ यू आर मोर प्रोडक्टिव। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है कभी कभी ब्रिलियंट, टीम्स परफॉर्म करती हैं ऑलवेज। राइट, वेल सेड, वेल सेड। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, वो है एथिक्स से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, कुछ बिजनेस ऑनर्स हैं, या आप फ्रेंडशिप के एथिक्स की बात कर लें या आप किसी भी चीज़ के एथिक्स की बात कर लें, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप इस पर क्या कमेंट करते हैं कि जो एथिक्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं, और अगर चीज़ों के अंदर एथिक्स ना हो तो वो कितनी हॉरेबल हो जाते हैं? देखें जी, सारी जिंदगी का दारो मदार, आपकी जो जिंदगी है वो इस पे डिपेंड करती है कि कॉज एंड इफेक्ट पे। ठीक है, ये आपकी जो आउटकम है वो डिपेंड करता है जो उसके लिए कॉज था। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल ऐसे दूं कि हम एक वक्त में 2-3 क्वाड्रेंट्स में रहते हैं। एक हमारा वो है जो फिजिकल है, जो हम नजर आ रहे हैं। ठीक है,
ये जो फिजिकल क्वाड्रेंट है ये भी कॉज एंड इफेक्ट है। हमने कितनी अपनी सेहत का ख्याल रखा, हमने अपना कितना एक्सरसाइज का ख्याल रखा, उस वजह से हमारी बॉडी जो है फिजिकल आउटपुट है। ठीक है, ये एक फिजिकल आउटकम है। ये इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे आप एक कंप्यूटर से आपने प्रिंट किया पेपर, वो पेपर जब बाहर आया प्रिंटर से, आपने देखा इसमें एक गलती है या दो गलतियां। आपने क्या किया, आपने उसको पकड़ा पेपर को और उस पर ब्लैंको लगा दिया। ठीक है, ब्लैंको लगाने के बाद आपने फिर दोबारा एंटर की कमांड दी तो प्रिंट किया, तो फिर वही गलती सामने आ जाएगी। ठीक है ना। आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी दफा प्रिंट करेंगे वो करेक्ट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आप तीन वर्ल्ड्स में रहते हैं, एक फिजिकल है, एक मेंटल है, एक स्पिरिचुअल है। जो गलती आपसे जिस स्टेट में हुई है वो वहीं पे जाके करेक्ट करनी पड़ेगी। हम तो आउटकम है, हम तो आउटपुट हैं। अगर आपके थॉट्स गलत हैं, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो जो आउटकम आजकल आ रही है, जो रिलेशनशिप ब्रेक्स हो रहे हैं, या आप मैनेज नहीं कर रहे अपनी टीम को, या आप बिजनेस कोलीग्स आपसे नाराज हैं या फ्रेंड्स नाराज हैं, तो वो आपके थॉट्स हैं जो पॉजिटिव नहीं है या कंड्यूसिव नहीं है या उसके मैच नहीं कर रहे, अलाइन नहीं कर रहे। और अगर आपको आपकी दुआओं का सिला नहीं मिल रहा, आपके नेक कामों का सिला नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्शन में कोई कमी है, कोई वहां पे यूपीएस की जरूरत है, वहां पे कोई स्टेबल कनेक्शन नहीं है, आपका इंटरनेट सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक है। ठीक है ना। तो जो चीज मेंटल, स्पिरिचुअल या फिजिकल स्टेट में जो चीज गलत है, प्रिंट आउट गलत ही आएगा, क्योंकि इट्स ऑल कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड रिजल्ट्स। हेल्थ है, वेल्थ है, कोई चीज है वो इफेक्ट है। कॉज क्या है, लोग जो मेहनत करते हैं 20 साल कोई नहीं उनको जानता, जब वो वैगन के लिए खड़े होते हैं कोई नहीं पहचानता, जब वो रिक्शे पे आ रहे हैं तो कोई नहीं पहचानता, असल रिश्तेदार भी नहीं पहचानते। जिस दिन उनके पास पराडो आ जाती है तो सारे कहते हैं ये हमारा कजन है, वो देखो जा रहा है हमारा कजन। ठीक है ना। तो वो जो डॉक्टर ओजे बटिस्टा ने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज अ 20 years। ठीक है, उसने कहा कि इट टेक्स 20 years टू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। लोग ये समझते हैं कि वो ओवरनाइट सक्सेस बन गया, कोई ओवरनाइट सक्सेस कोई नहीं है। इसके पीछे 20 years भी हैं, जो उसने काम किया, जैसे करता रहा, अब करते 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 अब उसको लोग जानना शुरू हो गए हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं और लोग अब उसका नाम से उसको पहचानते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। मैंने आज से 3 साल पहले लाइफ कोचिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की। ठीक है, और जब मैंने कॉफी विद गौहर किया तो सिर्फ 3 लोग आए थे। ठीक है, 3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे, इतने मेरे मैसेजेस पढ़ते हैं, इतने मुझे वेलकम नोट्स भेजते हैं और मुझसे इतने लोग मशवरे लेते हैं, क्योंकि मैं लगा रहा। मुझे बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया। मैं जब पाकिस्तान आया था 2017 में नवंबर में, तब मैंने बहुत कोशिश की लोगों के साथ मिल के, लेकिन हर एक शख्स ने थ्रेट समझा मुझे, और बड़े बड़े अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स ने मुझे मतलब काफ़ी उन्होंने चक्कर दिए, इवेंट्स में नहीं बुलाया, बुला के उन्होंने कहा कि जी आपकी बारी नहीं आई। और सो मच सो के मेरे साथ इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में मेरे शेड्यूल चेंज करा दिए गए, मुझे एंड में बारी दी गई कि लोग ही उठ के चले जाएं। मुझे 10 मिनट का बोलने का, इसको इनसिक्योरिटी कहते हैं जी, 10 मिनट का मौका दिया गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन जब आप यू नेवर गिव अप, इसमें इंपॉर्टेंट चीज की है, यू नेवर, एक्सक्यूज मी, नेवर एवर गिव अप। राइट। अच्छा सर, मैं ना एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा। मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि मतलब अगर आप एक काम स्टार्ट करते हैं ना और आपका वो काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता, तो एक दिन आता है कि आपके ज़हन में आता है कि बस मैं उस काम को ख़त्म कर दूं, बस ख़त्म, ठीक है, अब मैं कुछ नया काम करूंगा। तो मुझे क्या लगता है, अगर आप उस रात को
जिस रात आप गिव अप करने जा रहे होते हो, अगर आप उस रात गिव अप ना करो ना, तो नेक्स्ट दिन आपकी सक्सेस शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग है ये। तो क्या आप इससे आप एग्री करते हैं इस बात से, कि आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब यू आर अबाउट टू गिव अप द मिरेकल्स हैपन। आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, आप समझते हैं कि ये मेरी लिमिट है, लेकिन आपकी लिमिट उससे भी ज्यादा होती है। और बस वही फर्क होता है, जो परसिस्टेंसी होती है। देखें, कामयाबी के लिए आपको क्या चाहिए? एक आपको पैशन चाहिए। पैशन वो जो बर्निंग डिजायर है आपके सीने के अंदर, वो डिजायर जो आपको रात को सोने ना दे और सुबह आप अलार्म से पहले उठ जाएं कि मैंने ये काम करने हैं आज। उस राइट। पैशन के साथ आप काम करें। राइट। दूसरा क्या है कि आपका एक प्लान होना चाहिए, वर्केबल। सिर्फ ऐसे पैशन नहीं चलता, उसके साथ प्लान होगा कि मैं रिसोर्सेज क्या है, बजट क्या है, मैंने क्या करना है। उससे पहले मैंने उसकी कोई फिजिबिलिटी बनानी है, कोई लोगों को इंटरव्यूज करना है, कोई मार्केट स्टडी करनी है, कोई रिसर्च करनी है। ऐसे तो जाके कोई भी चीज कामयाब नहीं होती। छल्ली भी रेडी वाले की वहां बिकती है जहां लोग हों, ठीक है ना। जो हफीज सेंटर के बाहर जो छल्ली बेचता है, उसकी छल्ली खत्म हो जाती है 1 घंटे के बाद, राइट। ठीक है। राइट। उसकी वजह यह है कि वहां पे आप टर्न आउट देखें कितने लोग हैं, वॉल्यूम कितना है जो लोगों का उधर से गुजर रहा है। तो राइट। इंसान को ये सारी चीजें देखनी है। जो राइट। लोग ये रिसर्च करते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ये जगह पसंद है, या ये मुझे प्लाजा पसंद है, या ऑफिस मुझे पसंद है, या मुझे एक फर्निश्ड वो प्लाजा में वो एक मिल रहा था ऑफिस, मैंने वहां ले लिया। ओ भाई, वो ले लिया, वो किस मकसद के लिए लिया? हो सकता है वो पहले किसी प्रॉपर्टी डीलर का हो। आपने राइट। वहां पे वो जो है जीन्स और वो आपने वेस्टर्न वेयर जो है वो आपने ब्रांड्स उधर आपने सेल करने, तो लोग नहीं आएंगे। क्योंकि जहां पे नीचे लिखा होगा फलाना एसोसिएट स्टाम्प फरोश भी दस्तयाब है और मोहर भी बनवा लें, तो वहां पे लोग थोड़ी आएंगे। ठीक है सर, मैं ना राइट। मैं आपसे ना एक सवाल करना चाहूँगा। वो बड़ा बेसिक सवाल है। वो ये कि अब तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, बट अगर आप पिछले 2 3 4 या 5 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, मैं एक स्टडी कर रहा था जिसके अंदर था कि मेंटल हेल्थ है जो, वो कितनी ज़रूरी है और कितने लोग उसके शिकार हैं, मतलब वो सिक हुए हैं उससे। तो सर मैं यहाँ कमेंट करना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी है कोई परेशानी है, कोई चीज़ है, वो साइकाट्रिस्ट के पास जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो कंसर्न करता है उसको कि मुझे ये मसला है। सेकेंडली क्या होता है सर कि वो जो बंदा है ना, वो किसी को ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करता। फॉर इंस्टेंस अगर वो डिस्क्लोज कर दे तो लोग समझते हैं कि यार ये बंदा पागल है, या ये बंदा तो ज़हनी मरीज है, या कोई मसला मसाइल है। तो सर व्हाट डू यू थिंक कि इस सिचुएशन में अगर एक बंदा साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या किसी के पास भी जा रहा है बेहतर होने के लिए, क्या उसको अपनी इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए, या उसको अपनी उस चीज़ को बस अपने तक ही रखना चाहिए? अच्छा, ये इसमें देखें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारों में फर्क समझें। ठीक है। साइकेट्रिस्ट वो है जो मेडिसिन देगा, और मेडिसिन वो देगा जो सेडेटिव्स होंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स होंगे, ठीक ठीक है। है। और वो जिस वक्त देगा वो समझें कि उस वक्त आप काफी आपका केस बिगड़ चुका है, ठीक ठीक है। है। आप डायरेक्ट उसके पास ना जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास। आप कोशिश कीजिए कि पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। राइट। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी थेरेपी करेंगे, साइकोथेरेपी करेंगे, आपको सीबीटी के तरीकों से आपका इलाज करेंगे, लाइफ ठीक है। स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। या ठीक है। आप जाएं लाइफ कोच के पास, जैसे मैं हूं। तो राइट। मैं क्या करता हूँ, लोगों से उनके चैलेंजेस पूछता हूँ, उनकी लाइफ में चैलेंज क्या है, रिलेशनशिप में क्या चैलेंज है, ठीक उनकी है। लाइफ में कमी क्या है, महरूमियां क्या है। अच्छा, राइट। जब आप ओपन अप होना शुरू होते हैं तो आप अपने दिल का गुबार निकालते हैं, जिसको उर्दू में कहा जाता है कि दिल का गुबार निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, एक उससे अगले बंदे के सुन लेने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो दिल का जो गुबार है वो इकट्ठा क्यों होता है अंदर? इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं होता। घर राइट। में बात करो तो वो कहते हैं यार फजूल बातें मत किया करो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब पेरेंट्स। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ मैं आपको बड़ा फनी वाकया बताता हूँ। जब मेरा एनसीए में एडमिशन नहीं हुआ था ना, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, तो ना हम लोग सारे दोस्त बैठे होते थे ना, तो मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो तो मुझे समझते हैं, ठीक है। बट ऐसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी क्रिएटिंग बात चल रही है ना, कि जैसे बारिश हो रही है
तो बादल हैं, तेज हवाएं चलेंगी, तो वी ऑलवेज बिल्ट अप द स्टोरीज, ठीक है। तो ना मतलब हम अगर किसी ऐसे ग्रुप में बैठे होते थे ना जिनको आर्टिस्ट आर्टिस्ट से कोई लगाव नहीं था, कोई प्यार नहीं था, ठीक है, जो बिजनेस ओरिएंटेड वाले लोग थे, तो दे यूज टू से अस कि यार ये बंदा पागल है, इसको कुछ समझ नहीं आता। तो क्या हुआ कि जब जब मैं एनसीए गया ना, और जब हम क्लास में बैठे हुए थे, तो जब एक एक पिक्चर होती थी, एक फोटोग्राफ होती थी जिसपे हमने स्टोरी टेलिंग करनी होती थी या स्टोरी बनानी होती थी, ठीक है, क्योंकि मेरा आर्ट से ताल्लुक है। तो हम स्टोरी बनाते थे, और यकीन करें जब एक स्टोरी को स्टार्ट करता था तो पूरी क्लास उसमें पार्टिसिपेट करती थी, और उस स्टोरी को हम खत्म करते थे, कंक्लूजन निकालते थे, राइट। तो सर यही उसी बात से मुझे याद आया कि कैसा होता है, मैं इन सिचुएशन से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ कि कैसा लगता है इंसान को। देखें, जब आपको कोई चैलेंज है, मेंटल चैलेंज है, उसका सबसे पहला जो हल है ना, वो ये है कि कोई आपकी बात सुन ले। सुनना बहुत जरूरी है। आमतौर पे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, इवन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है ये नहीं सुनते। वो 45 मिनट्स का टाइम देते हैं, उसमें अभी आके वो बेचारा पेशेंट बैठा होता है या बैठी होती है स्टूल पे, तो उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन वो लिखनी शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आपको ये है, ठीक है, एंग्जाइटी है, कब से है, हाँ जी पिछले 5 साल से, ठीक है, कोई मेडिसिन ली नहीं ली, ये ले लें, ये खा लें। ये वो लेक्सोटनल से शुरू होती है, वंस डेली 1 mg, कोई बात नहीं, नींद ना आए तो रात को ले लें। फिर वो 3 mg होती है, फिर उसके बाद वो बढ़ती जाती है, फिर जोरलैक, फिर जोफ्लैक, फिर कैटसॉल, फिर करते करते आखिर में जाके प्रोजैक, एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर जाके टॉप ऑफ द लाइन पे जाके, एंड देन यू आर ऑन इट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो डिपेंडेंसी हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली, जब आपको ये लगे कि यार कोई माइंड फॉगिंग है, कोई इमोशनल नमनेस है, कोई लाइफ में कोई ऐसे ब्रेकअप्स हुए हैं, या कोई लव्ड वन छिन गया, या कोई चीज हो गई, हादसा हो गया, तो आप जाके किसी लाइफ कोच को मिलें, किसी साइकोलॉजिस्ट को मिलें, और वो आपकी बात सुनेंगे, और सुनने के बाद आपको काउंसल करेंगे, कोच करेंगे, हाउ टू बिकम रेजिलिएंट, स्ट्रेस रेजिलिएंट कैसे होना है, इसको कोप कैसे करना है, अब ये एक हादसा हो गया, इससे आपने बाहर कैसे निकलना है, हाउ टू मूव ऑन। जो लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज है, मूव ऑन करना है, हाउ टू फॉरगिव है, हाउ टू वो उससे उधर बैठे रहेंगे, वो सोचते रहेंगे, उसी में स्टक रहेंगे, सारी जिंदगी गुजर जाएगी आप। राइट सर, मेरा लेकिन अगर आप उससे, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, पीछे 5 मिनट रह गए हैं। तो सर मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, वो ये पूछूंगा, फॉर इंस्टेंस जैसे 2 लोग हैं, उनकी शुरू से नहीं बनती है, राइट, नेचुरली, नेचर वाइज में बात करूं, बट वो बनती भी नहीं है, पर वो लोग रह भी नहीं सकते, ठीक है। जब वो इकट्ठे होते हैं तो लड़ाई होती है, ठीक है, लेकिन जब वो नहीं होते इकट्ठे तो फिर परेशानी होती है, ठीक है। तो सर ये कोई मैग्नेटिक पावर है, या इसका हल क्या आपकी नजर में? देखें, ये लव हेट रिलेशनशिप है। कुछ लोगों में वो होता है कि वो उनकी कोई चीज कॉमन नहीं होती, लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं, और कुछ लोगों में कॉमन भी होती है, लेकिन वो इकट्ठे नहीं रह सकते। यहाँ पे थोड़ा सा एक जो एंगल है ना, वो लविंग एंड लिविंग है। जो लव है ना, वो इमोशनल चीज है। लव इज अ फीलिंग, इमोशनल बिहेवियर, कि आपको एक कोई चीज है जो फील होती है उसके मुतालिक। लिविंग जो है ये फिजिकल है, ये अडेप्टेबिलिटी से इसका ताल्लुक है। किसी के साथ रहने के लिए कमरे में एसी जो है, अब आपको आदत है 16 डिग्री पे एसी चले, किसी को आदत है कि 25 डिग्री पे एसी चले, अब बहुत फर्क है। किसी को आदत है कि कर्टन्स जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए, रात को घुप अंधेरा होना चाहिए। दूसरे को आदत है सुबह उठते साथ जैसे ही सलाम फेरा तो पर्दे खोल दिया, अगला कहते भाई क्या मुसीबत है। अब उन्होंने जॉगिंग पे जाना है, तो ये जरूरी तो नहीं कि पूरा मोहल्ला उनके साथ जाए। वो इतना शोर करते हैं, उठते हैं, हंगामा करते हैं। So when you live together with someone, it's different. Then you have to be very considerate. एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, वॉशरूम से लेके किचन से लेके हर चीज, क्योंकि नाउ यू आर लिविंग विद समवन जिसकी हैबिट्स आपसे नहीं मिलेंगी कभी भी। उसको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
जो लड़ाई होती है वो छोटी छोटी चीजों की वजह से होती है, और फिर दोबारा जो मिलना होता है ना, वो इस चीज की निशानी होती है कि प्यार है। प्यार ना हो तो अगला कहता है मिट्टी पाओ, दफा करो, नहीं मिलना ना मिलो, जाओ जान छोड़ो, ठीक है ना। वो प्यार होता है तो वापसी होती है, प्यार होता है तो किसी का मान होता है, प्यार होता है तो किसी का इंतजार होता है। वाह वाह वाह, और कई दफा ये होता है, क्या खूब बोल गया। और कई दफा ये होता है कि सारी जिंदगी किसी का इंतजार रहता है। वाह वाह 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोग इस दुनिया में, और आपको कोई अच्छा ही ना लगे सवाए एक शख्स के, क्या और उसी का सारी जिंदगी, और उसी का सारी जिंदगी आपको इंतजार रहे, क्या बात। इसको मोहब्बत। Right, right. Sir, thank you so much for giving me your time. It was an excellent show. मेरे नॉलेज में आपने आज बहुत ज़्यादा इजाफा किया, इसमें कोई झूठ नहीं है। और मैं डेफिनेटली ये चाहता था, ये बात मेरी कोशिश होती है, मैं जितने शोज करूँ ना सर, उसको मैं बहुत इजी लेवल पे जाके करूँ, ताकि जितने लोग हैं ना उसको समझ सकें कि हम मैसेज क्या कन्वे करें, या ये जो फियर है, ये फोबिया है, एंजाइटी है, या कुछ भी है, ये हार्मफुल नहीं है। आप इससे फाइट कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस भी हैं। ना कि आप पहले पॉइंट के बाद तीसरे पॉइंट पे चले जाएं, कोशिश करें सेकंड पॉइंट के बाद तीसरे पे जाएं, तो हम ट्रिप कर जाते हैं। तो मैं इसलिए चाहता था एक तो आप शो पे आए, और जिस तरह आपने सारा एलेबोरेट किया, डिस्क्राइब किया, ब्रीफ किया, इट वाज वंडरफुल सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। आप कुछ कहना चाहें तो जरूर आप कह सकते हैं। माय प्लेजर जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके शो पे आके आपसे बात करने का मौका मिला, और आपके थ्रू आपके जो व्यूअरशिप है उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। जो लोग अभी देखेंगे, बाद में ये पोस्ट होगा, रीपोस्ट होगा, बहुत दफ़ा मुख्तलिफ लोगों को ये मौका मिलेगा देखने का। मेरी एक ही एडवाइस है लाइफ में उन तमाम लोगों के लिए कि अगर आप जिंदगी अपनी बदलना चाहते हैं तो do more. In order to have more, do more. रेडी अमेरिका ठीक है। हाँ, and if you want to earn more, learn more. Earn more and learn more. Well said. Well said. Well said. Well said. Well said. Thank you, sir. Thank you. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum. My pleasure.